हाय नमस्कार। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्र है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए, मैंने जो घोषणा किया था कि फिजिक्स का जो टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जो मैं अपने चैनल पर ग्रेजुएशन फिजिक्स का टॉपिक धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। खासकर बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 या फिर बीएससी पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का कंटेंट जो है यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे अब आप लोग का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में उस लेक्चर का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, जिसका टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको ज्वाइन कर लेने से आपको जितना भी मैं यहाँ पे लेक्चर डिस्कस करूँगा ऑनलाइन यूट्यूब पर, उसका आपको पीडीएफ वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे। सबसे पहले सुन लो, देखो आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बीएससी पार्ट 3 में देखें या बीएससी पार्ट में भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होता है। जरूरी नहीं कि पार्ट 1 वाले ही पढ़ेंगे इसको। ये बेसिकली मैं पार्ट 3 से स्टार्ट करूंगा। जैसे रिलेटिविटी के बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पर आएंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स ना समझने के लिए आपको रिलेटिविटी से पूरी तरह से परिचित होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। और रिलेटिविटी में जैसे मान लो हम लोग टच करेंगे क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। E बराबर mc स्क्वेयर इक्वेशन, फेमस इक्वेशन जो आइंस्टीन के द्वारा मास एनर्जी इक्वेशन है वो दिया गया था, इसको जानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये जानेंगे। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता, इसको जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं। वीडियो जितना छोटा होगा, शॉर्ट टर्म में एंड होगा, तो थोड़ा दिखने में भी तब अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो मैं चाहे छोटी कोशिश करूंगा कि 10 मिनट 11 मिनट में वीडियो एंड हो जाए, और लेंदी भी हो जाए तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल ही होगा। उसको आप ध्यान से देखना, सुनना, ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि फिजिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। रटोगे तभी आपको रटना भी आप संभव हो पाएगा जब आप उसको समझोगे। तो समझना है, जितना मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। ये मैं फर्स्ट वीडियो है मेरा, इसलिए मैं आपको हर एक बात जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है हर एक जगह टर्म्स एंड कंडीशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉरियोलिस फोर्स को हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिविटी में, और बेसिक्स ऑफ डिग्री 1 का कुछ। इसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स पर आ जाएंगे। पहले बीएससी पार्ट 3 का हम लोग देखेंगे। जिनके सिलेबस में होगा वो आप लोग अपना देख लेंगे। हर एक के लिए हेल्पफुल है, मतलब बिहार में या फिर पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां आपका सिलेबस मैच करे वो लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। रिलेटिविटी के बारे में आप लोग ध्यान से सुनोगे। चलो देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर हम बात करें, E बराबर mc स्क्वायर का ही कहानी हम लोग लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही हमें अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का नाम याद आता है, क्योंकि नंबर 1 वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट में से एक। बहुत सारी इक्वेशन, परमाणु बम जो अभी आज की डेट में आप एटॉमिक बम देखते हो, उसका जो उसमें जो इक्वेशन यूज हुआ था E बराबर mc स्क्वायर, वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऐसे वैज्ञानिक सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि से विज्ञान जगत में एक तरह से अगर आप कहे तो तहलका मचा दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने न्यूटन के थ्योरी को क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने चैलेंज किया। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था, 3 लॉ हम लोगों ने पढ़ा। देखो लिखा हुआ है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द फिजिकल थ्योरी ऑफ मेजरमेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रपोज्ड इन 1905। ये E बराबर mc स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है कि 1905 में आया था। ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ठीक है, इसको आप अपना पढ़ते रहो, सामने में तो है ही सारा स्टोरी लिखा हुआ। इसी को मैं डिटेल में बताऊंगा। किताब के लाइन को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने चैलेंज किया न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ को और अपना थ्योरी दिया। देखिए अक्सर क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान सुनिए, वैज्ञानिक पहले अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस आधार पर जो कंक्लूजन आता है फिर थ्योरी देते हैं, होता है ना। लेकिन आइंस्टीन कुछ अलग सोच के व्यक्ति थे, जो अपनी कल्पना में सोचते थे, मतलब इमेजिनेशन करते थे। पहले हाइपोथेसिस करते थे, परिकल्पना करते थे, फिर थ्योरी लिखते थे और फिर उस आधार पर एक्सपेरिमेंट। उल्टा दिमाग। आपको पता है इस ब्रह्मांड के कण कण में एक चीज स्थित है, वो है गति, मतलब कि मोशन। इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कण कण में बसा हुआ। ब्रह्मांड के जन्म से ही शुरू से हुए, लेकिन पृथ्वी, मतलब ब्रह्मांड जब से जन्म हुआ है तब से ही गति है। लेकिन पृथ्वी पर हम जो बुद्धिजीवी इंसान है, इसके बारे में हमको 300 साल पहले पता चला, जब दुनिया के लोगों ने गति के नियम को एक नए नाम से पहचाना। और इसको किसने दिया था? इजैक न्यूटन साहब ने। 3 लॉ दिया। एवरीबॉडी विल परसिस्ट इन द मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ F बराबर ma, और थर्ड है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहरहाल हम लोग ग्रेविटेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से देखना है। तो ठीक है, अगर मान लो आप यहां पर रिलेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट आता है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो,
कुछ आपको ग्राफिक्स में क्लिप एक दिख रहा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका एक मित्र उस ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सुनो, ठीक है, कहानी को सुनते जाओ। 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके सामने से गुजरता है, क्रॉस करता है आपके सामने से, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका मित्र उस ट्रेन के साथ 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, वो भी मोशन में है। आपको ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि आप बाहर में खड़े हो। ट्रेन में बैठे आपके दोस्त को क्या लगता है कि ट्रेन में जो भी लोग बैठे हैं, ट्रेन में वो अकेला तो नहीं होगा, बाकी और भी लोग सफर कर रहे होंगे। मान लो हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो और भी तो लोग होंगे, अकेला तो वो ट्रेन में नहीं होगा। तो वो सब स्थिर है। जो ट्रेन में बैठा हुआ उसको क्या लगता है, वो सब कांस्टेंट है, बल्कि मूव नहीं कर रहा है, उनकी गति जीरो है। इसका मतलब यही समस्या थी कि किसके अनुमान पर ट्रेन की गति का मान निर्धारित किया जाए, यह प्रश्न उठा। ट्रेन वाले का, या अंदर में बैठा, या ट्रेन के बाहर जो है उसके अनुमान पर। तो देखिए दोनों अपने जगह पर सही है, कोई गलत नहीं है। समझ रहे हैं ना, कोई गलत नहीं होता है, नजरिया होता है देखने का, जैसे हम लोग वास्तविक जीवन में भी बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु की गति का जो मान होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो वैल्यू होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका अनुमान आप स्थिर होने पर लगा रहे हैं कि गतिशील होने पर। इज इट क्लियर? चलिए, ये तो समझ आ रहा है। देखो रेस्ट और मोशन क्या है समझते हैं। रेस्ट क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेस्ट है। ये सिंपल डेफिनेशन हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों वाली बात है। मोशन, व्हेन ए ऑब्जेक्ट, या व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ए नहीं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो ये दोनों ना एक रिलेटिव टर्म है, समझ रहे हो ना, नजरिया है देखने का, दोनों अपने जगह सही है। जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा देख रहे हैं ना, मन लगा के देखो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। देखो कैसे सब्सक्राइब करना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन है, प्रेस कर लो। अब वीडियो से क्या नाता है रिलेटिविटी का, ये समझो। अब वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट में हो, वहीं स्पेस से कोई अगर एस्ट्रोनॉट जैसे मान लो आपको देखेगा स्पेस से धरती को, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी करता है। रिवॉल्यूशन, रोटेशन दोनों उसके पास में प्रॉपर्टी है। तो उस एस्ट्रोनॉट जब आपको देखेगा कि कहेगा आप मोशन में हो। हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगता है कि आप मोशन में हो? बिल्कुल नहीं। आप तो कंबल ओढ़ के चुपचाप वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है हम तो कांस्टेंट हैं, हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट को क्या लगता है कि आप मूव कर रहे हो। तो दोनों लोग आपस में लड़ाई मत करना, दोनों सही हो, नजरिया अपना अपना है। क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट इसका रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना। तो यही है, पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे होते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। अगर धरती से हम सूर्य को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य रेस्ट में है, सूर्य थोड़े मोशन कर रहा है। वैसे भी सूर्य तो रेस्ट में ही है। बट अगर हम उसे गैलेक्सी से देखें, देखो स्क्रीन पे सब अपीयर हो रहा होगा आपको, गैलेक्सी से देखेंगे, कहेंगे कि सन तो सेंटर ऑफ गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है जी। अब ये क्या लोचा है, आप बोल रहे हो सन जो है कांस्टेंट है, कोई बोल रहा है सेंटर ऑफ गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। तो आपस में झगड़ा नहीं करना है, बोला अभी मैंने, नजरिया है देखने का। क्योंकि रेस्ट एंड मोशन क्या है, अभी मैंने बताया, दैट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। अगर हमें पता करना है कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमें यह पता करना होगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस रिस्पेक्ट में या किसके नजरिए से देख रहे हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप किताबी भाषा को तभी समझ पाओगे जब आपके पास में कॉन्सेप्ट होगा। और कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, ये आपको धीरे धीरे जब मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा, ये आप सुनोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर बुक को रीड करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ मैं दूंगा, टेंशन मत लो इसके लिए, आप डिजिटली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी। बहरहाल हम लोग पहले आते हैं मुद्दे पे। अब मैक्सवेल के अनुसार आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, वेव का प्रॉपर्टी आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मैक्सवेल ने कहा। और उसकी स्पीड बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, ठीक है। और जिसकी स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है। एग्जैक्ट तो एग्जैक्टली लिखा था कि 2.99 करके कुछ वैल्यू होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं, एग्जैक्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, बिना पढ़े आप नहीं समझोगे। माइकलसन मोरले ने प्रूफ कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो तो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हाई लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आइंस्टीन के मन में यह सवाल उठ रहा था, वो कंट्राडिक्ट कर रहा था कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों है।
देखो वापस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चलो ध्यान से सुनो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में उठा। तो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पे मान लीजिए कि आप दौड़ लगाते हैं, ठीक है, ट्रेन में खड़े होकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ट्रेन चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल जो स्पीड होगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड जो आपका है, तो कितना हो गया 70 प्लस 10, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको लगेगा हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ट्रेन की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेंगे, पहले हमने नॉर्मल देखा, अब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम ट्रेन को मान लो मूव करवा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कल्पना करो आप अपने मन में। तो ट्रेन पर मान लो खड़े होकर आप दौड़ना शुरू करिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस बार आप क्या करेंगे, उसी तरह आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस आपका जो स्पीड है उसको जोड़ देंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और प्लस उसमें आप कितना जोड़ रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ आपका टोटल स्पीड कितना हो गया, आप तो स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर रहे हो। सुनो, समझ पा रहे हो ना ध्यान से बात में क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे नॉर्मली हमने देखा 70 प्लस 10 ऐड कर दिया, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, उसी तरह अब अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम ट्रेन को परिकल्पना करके ले लेते हैं, तब तो आप स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाओगे। अब स्पीड ऑफ लाइट को पार कर रहे हो जो कि प्रकृति के खिलाफ, इट इज अगेंस्ट द नेचर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर आप सी को पार करोगे, यह एक फिजिकल फेनोमेना है, किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को पार नहीं कर सकता, यह नियम है प्रकृति का। अगर आप ऐसा करोगे स्पेस और टाइम वेरी कर जाएगा, आगे हम लोग समझेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है, आइंस्टीन इसी बात को लेकर परेशान थे। कुछ काम तो अधूरा रह गया जिसे हमें पता करना है। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम जो होता है ना, आपस में वेरी कर जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अगर जैसे लगेगा कोई बॉडी पास कर रहा है, तो पटाख से क्या होगा, तुरंत उसी समय उसी क्षण स्पेस और टाइम आपस में वेरी कर जाएगा। आइंस्टीन ने यह बात कहा, उन्होंने कहा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के आधार पर इसे एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के आधार पर, जिसमें हम पहले मानते थे कि समय एक एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब कि हर जगह समय फिक्स है, पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में समय फिक्स है। मगर आइंस्टीन के अनुसार समय फिक्स नहीं है, यह एक रिलेटिव टर्म है, वह बदल सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। पता है आपको, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखना, इसको कांस्टेंट रखना, इस टर्म को ध्यान से सुनना, तो डिस्टेंस और टाइम को वेरी करना होगा, बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगता है, स्पीड ऑफ लाइट को, उस समय जो है क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। टाइम का डायलेशन होता है और लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाना, एक्सपेंड मतलब बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाना। और वो जो दिया गया था, वो वैल्यू दिया गया था L/L0 √1 - v²/c²। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले फार्मूला में आपने पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम अपने आप को बदलते रहते हैं। टाइम स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचते ही रुक जाता है, उसको पार नहीं करेगा, टाइम रुक जाएगा। आपको लगता है टाइम चलता रहता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तक जैसे ही पहुंचेगा, टाइम वहां पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट, प्रकृति, फंडामेंटल राइट में बोल रहा हूं, प्रकृति के अगेंस्ट है ना स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करना। आइंस्टीन ने कहा प्रकृति फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देगा, वह कांस्टेंट रखने हेतु आपस में स्पेस और टाइम को बदल देगा। कहने का मतलब पूरा, मतलब बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हम लोग पॉलिटी में जैसे पढ़ते हैं, एक्शन लिया जा सकता है किसी पर कोई गलत कर रहा है, तो इसी अगर मतलब स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करोगे तो प्रकृति एक्शन लेगा। स्पीड ऑफ लाइट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस दूरी और समय अपने आप को बदल रहे हैं। फिर वापस से ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पे, और ट्रेन में बैठा आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मान लो दौड़ने लगता है, तो आप कहोगे कि आपका दोस्त की गति कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 हो गया ट्रेन का और 10 आपके दोस्त का। मान लो ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और प्रकाश की गति से चल रही ट्रेन में जब आपका दोस्त ट्रेन की गति की दिशा में, मतलब जिधर ट्रेन जा रहा है उसी की दिशा में प्रकाश की गति से दौड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन का भी हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मतलब स्पीड, और आपके दोस्त का भी मान लो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो आपको तो दोगुना दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही दिखेगा जाता हुआ आपको। समझ रहे हो ना, दोनों, ट्रेन भी आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव कर रहा है, और आपका दोस्त भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रेन मूव कर रहा है। सपोज ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट में आपका दोस्त भी जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो दोगुना दिखना चाहिए आपको, तो नहीं, दोगुना नहीं दिखेगा। ये आम जीवन में होता है, नॉर्मल जीवन में, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लिसन मी केयरफुली। उदाहरण, आपका दोस्त, ट्रेन वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। देखिए, ट्रेन वाले एग्जांपल से हम बार बार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। नाउ लेट मी क्लियर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अराइजिंग ऑन योर माइंड, ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या ना झेलना पड़े।
जो प्रकाश की गति से, आपका दोस्त जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है और उसके पास एक घड़ी है, मान लो वॉच तो होगा ना, घड़ी तो सबके पास आज के डेट में रहता है, उसके पास एक घड़ी है, ठीक है। उसी तरह प्लेटफॉर्म पर मान लो खड़े हो और आपके पास भी एक घड़ी है। जब आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है उस समय आप दोनों के घड़ी का समय एक समान है, ठीक है, जब वो बैठा ट्रेन में। अब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हो, आप बाहर खड़े हो ट्रेन में, ट्रेन से बाहर हो, ठीक है, आपका दोस्त ट्रेन में बैठा हुआ है। जिस ट्रेन में आपका दोस्त बैठा है तो आपने देखा कि ट्रेन की लंबाई काफी छोटी हो गई जैसे वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगा, और ट्रेन में आपके दोस्त के पास जो घड़ी है वो आपके घड़ी की अपेक्षा स्लो हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, टाइम का डायलेशन हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। इसका कारण प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ को मेंटेन रखने के लिए, बचा के रखने के लिए स्पेस और टाइम को बदल दिया, यानी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन में बैठे घड़ी का समय दोनों बदल गया। आपका समय हो रहा होगा 11 बजे दिन, उसमें समय हो रहा होगा सुबह का 7। समझ रहे हो, यहां पर टाइम का क्या हो गया, डायलेशन हो गया। वहीं दूसरी ओर आपका ट्रेन में बैठा दोस्त है, उसके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ, ट्रेन की लंबाई वही है, समय भी अपने हिसाब से चल रहा है जैसे उसको लग रहा है, ठीक है। आप दोनों जगह सही हो, लेकिन एक सप्ताह के सफर के बाद अंतरिक्ष से बाहर मान लो आएगा, आपका दोस्त अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में मान लो मुंह चला गया, तो उसे दुनिया में बदलाव मिलेगा। वो देखेगा कि उसके घड़ी में सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, एक हफ्ता। आपके घड़ी के अनुसार पृथ्वी पर सालों बीत चुके हैं, क्योंकि उसका टाइम डायलेशन हुआ था। आपका समय तो पृथ्वी पर जैसे बीत रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में बैठे आपके दोस्त की घड़ी धीमी चल रही थी। अभी मैंने बताया, आपका दोस्त आपको देखेगा तो कहेगा अरे बाबा आप तो बाबा बन गए। वो एक नौजवान लड़का रहेगा, आप बाबा बन जाओगे, लेकिन उसके उम्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी को आप अपने दोस्त के भविष्य की दुनिया कह सकते हो, जिसमें वो एक हफ्ते के सफर के बाद पहुंच तो गया, लेकिन अब वो भविष्य के उस दौर से वापस नहीं लौट सकता है। और यहीं से आया बाबू आप लोग का टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन ने जो दिया था। इतना स्टोरी अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको जान लो। टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट यहीं से आया। कहा जाता है जिसकी सोच बड़ी उसके द्वारा किए गए कार्य भी उतने ही बड़े होते। पता है नासा ने इसको घड़ी लगा के जब एक्सपेरिमेंट किया तो एग्जैक्टली जो आइंस्टीन ने सोचा, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो वहाँ पे अनुसरण कर गया। टाइम डायलेशन बिल्कुल हो रहा था जब स्पीड ऑफ लाइट को कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा था, और लेंथ का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। आशा कर रहा हूँ ये पहला वीडियो जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त के साथ, कंपेनियन के साथ शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखो ये तो हो गया, और इस तरह का कुछ PDF है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखो ये रहा PDF, यहाँ पर ये PDF आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। जितना भी मैंने बताया उसको शॉर्ट में यहाँ पे उसी का एसेंस लिख दिया गया, जिसको हम लोग थ्योरी, उसका जो सार बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप एक बार रीड कर लोगे, वीडियो देखने के बाद सारा स्टोरी आपको समझ आ जाएगा। फिर बुक को रीड करो, क्लियर समझ आएगा। आशा कर रहा हूँ हर एक पॉइंट यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।